हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई आज का जो टॉपिक है इज फॉर क्लास 11। द टॉपिक नेम इज फ्रिक्शन। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये सारी बातें आज हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक रेजिस्टेंस फोर्स है, रुकावट पैदा करता है। किस चीज में रुकावट पैदा करता है फ्रिक्शन फोर्स? एक बॉडी की सरफेस को दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर चलने से रोकता है, यानी दो बॉडीज की सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ये अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है ए, ठीक है, और ये किसी दूसरी बॉडी की सरफेस पे चलने की कोशिश करे, जैसे बी पर v स्पीड से। ठीक है, तो जो फोर्स काम करेगा इस रिलेटिव मोशन को रोकने में, मतलब अब देखिए ये बॉडी जो है इसके ऊपर इधर चलने की कोशिश कर रही है, यहां पर एक फोर्स काम करेगा फ्रिक्शन। क्या करेगा? इनके रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अपोज करेगा मोशन का। एक बॉडी का दूसरे बॉडी के ऊपर जो मोशन है, रिलेटिव मोशन है, उसे खत्म करने की कोशिश करता है कौन? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स which opposes the relative motion of a surface on another surface या of a body on another surface. It is an opposing force, ठीक है भाई, which opposes the relative motion of a body on the surface of another body। ठीक है, या रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज का अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको हम? फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो है हमेशा डायरेक्शन जो होती है इसकी दोनों सरफेस के पैरेलल होती है। जो दोनों सरफेस है, सरफेस इन कांटेक्ट है, उसके अलोंग ये फोर्स काम करता है। इट ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द सरफेस इन कांटेक्ट। ठीक है, इट ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द सरफेस इन कांटेक्ट, उसी के अलोंग काम करती है, उसी के पैरेलल काम करता है ये फोर्स। क्लियर होगी भाई बात? तो अब हम बात करेंगे ये फोर्स लगता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो भाई देखिए कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अगर हम कॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो हम किसी भी सरफेस को देखें जो कितनी भी स्मूथ दिखती हो। आप अगर सरफेसेस को देखें, जैसे अगर हम इस व्हाइट बोर्ड को देखें तो हमें ये बहुत ही स्मूथ दिख रहा है ना, इसमें कहीं भी कोई रफनेस नहीं है। पर ऐसा होता नहीं है। अगर इसको हम हाईली मैग्नीफाई करें, मतलब इसको अगर हम जूम करके देखें तो यहां पर भी आपको रफनेस दिखाई देगी। कुछ जगह पे गड्ढे होंगे, कुछ जगह पर बाहर की तरफ उभार होंगे। ठीक है, तो गड्ढे जो उभार होते हैं, मतलब कोई भी स्मूथ सरफेस है, उसको अगर हम मैग्नीफाई करें, जूम करके देखें तो हमें इस तरह से दिखती है। इस तरह से ये होती है रियल सरफेस। जो अगर इसको हम बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखें, इसे जूम करके देखें, तो हमें इस तरह से गड्ढे और उभार दिखते हैं किसी भी बॉडी की सरफेस पे, चाहे वो देखने में कितनी स्मूथ दिख रही हो। तो हाईली पॉलिश्ड या हाईली स्मूथ सरफेस भी होती हैं, उनमें भी क्या होता है भाई? रफनेस होती है, इस तरह से गड्ढे होते हैं, और कहीं कहीं पर वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, नुकीले उभार होते हैं इसमें इस तरह से। अब दूसरी बॉडी की जो सरफेस है, जब इस पे रखी जाती है तो आपस में इंटरलॉक हो जाती है। मान लीजिए आपके पास दूसरी बॉडी है इस तरह से, ठीक है, ठीक है, इस तरह से।
अब क्या होता है, ये जो दूसरी बॉडी के, ये दूसरी बॉडी होगी, मान लीजिए बी होगी, पहली बॉडी ए, तो इस तरह से उनकी सरफेसेस हैं वो आपस में क्या होती है, इंटरलॉक हो जाती हैं। भाई इनके जो गड्ढे और उभार है एक दूसरे में क्या होते हैं भैया, इंटरलॉक हो जाते हैं। इस तरह से जब एक बॉडी को हम दूसरी बॉडी के ऊपर रखते हैं तो दोनों की जो सरफेस है उसमें जो रफनेस है वो आपस में क्या होती है, इंटरलॉक हो जाती है। तो यहाँ पर जो गड्ढे और उभार थे वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स आपका काम करता है। ये आपका ओल्ड व्यू था, ये सही व्यू नहीं है। ये क्या है भैया, ओल्ड व्यू। तो मैं आपको ओल्ड व्यू बताता हूं, क्या लोग पहले मानते थे। पहले के लोग क्या मानते थे, किसी भी स्मूथ सरफेस पे जो रफनेस होती है उस रफनेस की वजह से दो सरफेसेस के बीच इंटरलॉकिंग हो जाती है और जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स आपका काम करता है। ओल्ड व्यू ये था आपका, ठीक है। फ्रिक्शन between the surfaces of two bodies is due to interlocking of their irregularities। ठीक है, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्यों होता है, दो सरफेसेस में जो इरेगुलरिटीज है, मतलब जो उनमें गड्ढे और उभारे आपस में फंस जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। अब जब हम किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर चलाते हैं तो जो गड्ढे उभार आपस में फंस गए, ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं मोशन का, है ना। तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिंग फोर्स हो गया, किसकी वजह से हो गया भाई, जो स्मूथ सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज दिख रही हैं, गड्ढे और उभार दिख रहे हैं, गड्ढे और उभार जो है वो आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, इसकी वजह से आपका फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ये आपका ओल्ड व्यू था। अब इसमें क्या है, इस व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग देखें, है ना, तो जितना ज्यादा एरिया होगा बॉडी का उतनी ही ज्यादा रफनेस होगी। भाई रफनेस पे डिपेंड कर रहा है ना जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। तो मान लीजिए सेम फोर्स की सेम वेट की दो बॉडीज हैं आपके पास, ठीक है। एक बॉडी ये है, सेम मास है इसका, और दूसरी बॉडी ये है, बड़ी सी बॉडी है पर इसका मास वही है F। ये मान लीजिए सॉलिड है और ये मान लीजिए हॉलो है, ठीक है। तो अब क्या भाई, इसका जो सरफेस एरिया और जो इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या है, लार्ज है, इसका सरफेस एरिया क्या भैया, स्मॉल है। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ज्यादा बड़ा सरफेस है, ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी तो ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, ज्यादा फ्रिक्शन भी होना चाहिए। कम एरिया है, कम इरेगुलरिटीज होंगी, कम इंटरलॉकिंग होगी तो कम फ्रिक्शन होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये हम यहां पर लिखेंगे बात, फिर इसका जो मॉडर्न व्यू है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है एक्चुअल फ्रिक्शन का कॉज। ये ओल्ड व्यू था पर ये गलत था, फेल्योर था, ठीक है, फेल्योर ऑफ ओल्ड व्यू। As friction is due to roughness of two surfaces, hence friction should depends on area of contact of two bodies, but in actual it is not so. Friction is independent of area of contact. Friction is
independent of area of contact. If normal reaction is same, if normal reaction is same, ठीक है। तो ये हो गया फेल्योर ऑफ कॉज ऑफ ओल्ड व्यू। ये फेल्योर है भाई, ये सही बात लग रही है क्योंकि एक्चुअल में क्या है, एरिया से इंडिपेंडेंट है फ्रिक्शन फोर्स, जबकि अगर इस कॉज को देखें तो यहां पर ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो दोनों बातें क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रही है आपस में एक दूसरे का। तो या तो ये जो व्यू है वो गलत है, ठीक है, वरना क्या होना चाहिए था, एरिया पे डिपेंड करना चाहिए था। तो एरिया पे डिपेंड तो नहीं कर रहा फ्रिक्शन। हमने एक्चुअल में देखा तो दो बॉडीज लिए हमने सेम मास की, सेम मटेरियल की, उन दोनों का जो फ्रिक्शन था एक ही जगह पर लगा के देखा तो सेम आ गया, जबकि उनके एरिया क्या थे, अलग अलग थे। मास सेम होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन जब तक सेम रहती है एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रिक्शन में, जबकि पड़ना चाहिए था। तो जो आपका ओल्ड व्यू था वो गलत था। तो एक मॉडर्न व्यू आया, क्या है भाई, मॉडर्न व्यू। अब मॉडर्न व्यू देखते हैं क्या है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन का, क्यों फ्रिक्शन काम करता है, इसके लिए एक और व्यू दिया गया है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न व्यू। और उसमें हमें ये बात समझ में आएगी कि एरिया पे डिपेंड क्यों नहीं करता है फ्रिक्शन। क्लियर हुई भाई बात। मॉडर्न व्यू देखते हैं क्या है कॉज ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक। अब देखिए होता क्या है, जैसे अगर हम दो बॉडीज की सरफेसेस को देखें तो इनमें कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से। तो ये जो बॉडीज, ये जो इरेगुलरिटीज हैं सरफेस में, मान लीजिए आपके पास ये बॉडी आपको स्मूथ दिख रही है पर ये ऐसी होती नहीं प्लेन, थोड़े बहुत गड्ढे उभार होते हैं इसमें ना, इस तरह से ऐसे। ऐसे मान लीजिए। अब अगर हम दूसरी सरफेस को बनाते हैं तो मान लीजिए इस तरह टच कर रही है, ठीक है, यहां पे टच करा उसने इस तरह से, ये। तो मोस्टली क्या होता है, दो बॉडीज की सरफेसेस जो है उनके कांटेक्ट पॉइंट ज्यादा नहीं होते, ठीक है, वो सारे के सारे 100% कांटेक्ट नहीं रखते दूसरे से। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर एयर होती है जो कांटेक्ट में आते ही नहीं है, कुछ ही पॉइंट्स कांटेक्ट में आते हैं आपके, क्योंकि भाई इरेगुलरिटीज हैं, कुछ गड्ढे वाले। तो देखिए यहाँ पर कांटेक्ट में आई, जैसे यहाँ पर कांटेक्ट में आई, बहुत कम पॉइंट होंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक कांटेक्ट में आ गई, इस तरह से ये। तो जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं दो बॉडीज की सरफेसेस के बीच वो कम होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, वो टच ही नहीं करते आपस में। अगर अपने हाथ को भी हम देखें इस तरह से तो मोस्टली जो पार्ट है वो टच ही नहीं करेगा आपस में, है ना, कुछ ही हिस्सा टच करेगा। तो ऐसे ही अगर हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रखते हैं तो जो पूरी सरफेस है एक बॉडी की दूसरी बॉडी के को टच नहीं करती, उसके कुछ पॉइंट्स ही टच करते हैं दूसरी बॉडी के सरफेस को। तो अब जो पॉइंट्स टच करते हैं, इन पॉइंट्स पे क्या होता है, सारी बॉडी का जो वेट है वो काम करना शुरू करता है। तो यहां पर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इस जगह पे क्या होता है, आपकी केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है इस जगह पर, इन पॉइंट्स के बीच, और उस केमिकल बॉन्डिंग की वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं जब भी हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रखते हैं। तो यहां पर जो है अट्रैक्शन का फोर्स काम करने लगता है, कोहेसिव फोर्स इस जगह पर जहां पर कांटेक्ट में, ठीक है, हाई प्रेशर की वजह से यहां पर क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है। और जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं तो जो बॉन्डिंग है जब ये टूटती है तो इसमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ये आपस में चिपक गए हैं पॉइंट्स, जब इसको आगे मूव करवाओगे तो यहाँ पर क्या आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आई बात। जब हम किसी बॉडी को दूसरी बॉडी की सरफेस पर रखते हैं तो कुछ ही पॉइंट्स उनके आपस में कांटेक्ट में आते हैं। उन पॉइंट्स पर क्या होता है, दूसरी बॉडी का पूरा वजन रखा होता है, जिसकी वजह से वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से उन पॉइंट्स के बीच क्या होती है, जैसे एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर दबा दें तो उन पॉइंट्स पर जहां पर वो कांटेक्ट करेगी वहां पर आपकी क्या होगी, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से वो आपस में चिपक जाएंगे।
और फिर उन केमिकल बॉन्डिंग्स को तोड़ने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, यानी वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करना शुरू करता है जो अपोज होगा। अब तो धक्का मारोगे तो कुछ चिपक गए ना आपस में, तो ये अपोज करेंगे बॉडी के मोशन का। समझे बात? तो लिखेंगे फ्रिक्शन इज ड्यू टू chemical bondings between two bodies at the points of contact। अब देखिए हम कैसे पता करेंगे भाई, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब इस व्यू से देखें तो क्यों एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वो आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। मान लीजिए एक बॉडी ज्यादा बड़ी है ना, और इसका मास क्या है m। मान लीजिए दूसरी बॉडी क्या है आपकी छोटी साइज में है और इसका मास भी क्या है भाई m, दोनों के सब्सटेंस भी सेम है। ये भी अर्थ पर रखी हुई है और ये भी अर्थ पर रखी हुई है, सेम सरफेस पे हमने मान लीजिए दूसरी सरफेस है, उसकी रफनेस ऑलमोस्ट सेम है। अब क्या होगा, दूसरी बॉडी जो है अपने पास, मान लीजिए ये सरफेस है नीचे वाली, इसमें भी कुछ गड्ढे उभार होंगे इस तरह से, है ना, और दूसरी वाली सरफेस में भी कुछ अपने पास पॉइंट्स हैं ऑफ कांटेक्ट इस तरह से, ऐसे ही इनके बीच भी होगा। इस तरह से। अब देखिए भाई जब एरिया बड़ा होगा तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट will be more, but chemical bonding will be weak। यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट will be less, but chemical bonding will be strong। ऐसा क्यों, देखिए क्यों होगा ऐसा, ज्यादा बड़ा एरिया होगा, ज्यादा रफनेस होगी, ज्यादा जगह पर ये कांटेक्ट में आएगी दूसरी वाली सरफेस के। अब जितने ज्यादा पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होंगे, दूसरी बॉडी का जो वजन है उन पॉइंट्स पर पड़ेगा, तो जो प्रेशर है भाई अगर ज्यादा एरिया टच करेगा तो प्रेशर कम पड़ जाएगा, और जब प्रेशर कम होगा तो जो आपकी बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे आपका जो वेट है, जो बॉडी का वजन है, वो सभी पॉइंट्स पर बढ़ जाएगा, तो सभी पॉइंट्स पे थोड़ा थोड़ा फोर्स काम करेगा, है ना, तो वहां जो केमिकल बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कम होंगे तो सारा जो वजन है उन्हीं पॉइंट्स पर होगा, थोड़े से पॉइंट्स पर होगा, तो उन पॉइंट्स पर क्या है फोर्स ज्यादा काम कर रहा होगा, तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कम होंगे तो केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो कुल मिलाकर आपको रिजल्ट वही मिलेगा। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होंगे तो केमिकल बॉन्डिंग वीक पड़ जाएगी, तब भी आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा इसको चलाने में और इसको चलाने में। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग वाली बात जस्टिफाई करती है क्यों एरिया पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन। एरिया बड़ा होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बढ़ेंगे, पर केमिकल बॉन्डिंग वीक रहेगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन आपको सेम लगाना पड़ेगा। यहां पर नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आपके क्या होंगे, कम होंगे, तो सारा वजन उन्हीं पे काम करेगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन यहां पर भी उतने रहेगा और यहां पर भी उतने रहेगा। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से अपने आप मैनेज हो जाती है बात। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बढ़ेंगे तो वीक होना शुरू हो जाएगी केमिकल बॉन्डिंग, नंबर ऑफ पॉइंट्स कम होंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी केमिकल बॉन्डिंग। तो ये था भैया आपका मॉडर्न व्यू। ठीक है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन आपको समझ आ गया। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की, फिर हम बात करेंगे लॉज ऑफ फ्रिक्शन की। ठीक है, चलिए भाई, तो हम जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं वो कितने पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं।
देखिए फ्रिक्शन की जो मेन कैटेगरी की गई है, फ्रिक्शन को जो कैटेगराइज किया गया है वो मेनली किया गया है इस तरह से। नंबर फर्स्ट है आपका स्लाइडिंग, नंबर सेकंड है आपका रोलिंग, नंबर थर्ड है आपका विस्कस, ठीक है, विस्कस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो है वो फ्लूइड में काम करता है, ठीक है, लिक्विड में जो फ्लो कर सकते हैं उनमें काम करता है, बाकी दोनों करते हैं सॉलिड के लिए। ये वाला फ्रिक्शन फ्लूइड में काम करता है, बाकी दोनों फ्रिक्शन सॉलिड पे काम करते हैं, सॉलिड बॉडीज के लिए, ठीक है। अच्छा, हम जो यहां पर पढ़ने वाले हैं वो हम मेनली पढ़ने वाले हैं आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो आपका पूरा चैप्टर होगा वो बेसिकली किस पर बेस्ड होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे। बहुत कम पार्ट आपका रोलिंग फ्रिक्शन होगा, एक आध दो बात कभी आपको मिलेंगी। तो मेनली जो हम कवर करने वाले हैं, इट इज मेनली कवर्ड इन दिस चैप्टर। यानी जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करती है ना, एक ब्लॉक को मैं किसी इंक्लाइन सरफेस पे छोड़ दूं या ब्लॉक को जमीन के ऊपर चलाऊं इस तरह से, तो आपके यहाँ पर व्हील नहीं होंगे, पहिए नहीं होंगे जो घूम सकते हैं। यहाँ पर क्या होगी, स्लाइडिंग होगी दो बॉडीज के बीच इस तरह से, ठीक है, स्लाइडिंग होगी। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको मेनली पढ़ना है इस चैप्टर में। जो हम कवर करने वाले हैं वो मेनली हम कवर करने वाले हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन भी थोड़ा बहुत करेंगे, और विस्कस फोर्स जो है इसको हम नेक्स्ट वाली बुक जो आएगी वॉल्यूम सेकेंड, उसमें हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो वहां हम ये बातें पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाली बुक में। तो अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो जो फ्रिक्शन काम करेगा उसे हम क्या बोलेंगे भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम बात कर लेते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के और उसके टाइप्स की। ये तो हो गए आपके मेन फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन के भी कुछ टाइप्स हैं, उनकी और बात करते हैं, ठीक है भाई। चलिए हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की पहले बात कर लेते हैं मेनली। विस्कस फोर्स को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन की थोड़ी सी बात करनी है। ज्यादातर जो बात चलेगी वो चलेगी आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। It is a friction force which comes into play when a body slide or tries to slide over the surface of another body। ठीक है भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक तरह का फ्रिक्शनल फोर्स है। जब कोई बॉडी स्लाइड करती है, करने की कोशिश भी करे, जरूरी नहीं कि स्लाइड कर रही हो, अगर कोई बॉडी स्लाइड करने की कोशिश भी करती है ना, तो भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा तुरंत, ठीक है, तुरंत आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। और उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखें टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नंबर फर्स्ट आएगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर फर्स्ट क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, द अपोजिंग फोर्स
which comes into play when a body tries to slide over the surface of another body but actual motion between the bodies, एक्चुअल रिलेटिव मोशन कहते हैं ना, एक्चुअल रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज is not started yet. सिर्फ चलने की कोशिश होती है लेकिन बॉडी चलती नहीं है, रुकी रहती है, इसीलिए इसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। भाई एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी रख दी जाए, एक सरफेस के ऊपर दूसरी बॉडी की सरफेस हम रख दें, तो अगर हम उस बॉडी पर फोर्स लगाते हैं पर बॉडी मूव नहीं कर रही होती है। देखिए एक्चुअल में क्या है, अगर किसी भी बॉडी पर थोड़ा सा भी फोर्स होगा तो बॉडी मूव करेगी, है ना भाई। सेकेंड लॉ में क्या बताया गया है, F इक्वल टू ma। अगर यहाँ पर आपका F नेट जीरो नहीं है, आपका थोड़ा सा भी फोर्स है तो एक्सेलरेशन तो आएगा ही, तो स्पीड चेंज होनी चाहिए, बॉडी धीरे चलनी चाहिए पर चलेगी जरूर। मान लीजिए आपके पास यहाँ एक बॉडी है, आपने ये फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स है ये आपका, ठीक है, तो बॉडी को चलना चाहिए भाई। बॉडी की स्पीड अभी जीरो है, F इक्वल टू ma, तो अगर हम F इक्वल टू ma की बात करते हैं तो यहां से एक्सीलरेशन आएगा F बाई m, जो क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देगा, तो बॉडी चलनी चाहिए। पर होता क्या है, जैसे कोई हैवी बॉडी रखी है, उस पे आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी तुरंत मूव नहीं करती। जैसे मान लीजिए अपने पास ये मोबाइल है, ये मोबाइल मेरे हाथ पे रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूं, अभी मूव नहीं कर रहा, और थोड़ा बढ़ाया नहीं मूव कर रहा, और बढ़ाया, देखिए थोड़ा सा और बढ़ाया, मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो एक ऐसा देखिए यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है, ये चाहता है कि मेरे हाथ के ऊपर स्लाइड करे, ये चाहता है कि मेरे हाथ के ऊपर स्लाइड करे, लेकिन ये स्लाइड क्यों नहीं कर पा रहा, जो मेरा फोर्स है चला क्यों नहीं पा रहा भाई। जब बॉडी पे एक ही फोर्स है तो बॉडी चलनी चाहिए, या तो ये फोर्स क्या है आपका जीरो हो जाए। अब ये फोर्स जीरो कैसे होगा, यहां पर एक अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है इस जगह पर, जो क्या है, स्मॉल है। कौन सा फोर्स है ये, फ्रिक्शन फोर्स। अब है क्या, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो बाहर वाले फोर्स के बराबर है, दोनों फोर्स अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो गया है, जीरो। इसलिए बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, इसलिए बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, बॉडी अभी भी रुकी हुई है। एफ नेट क्या आ जाएगा भैया इस केस में, एफ नेट इक्वल टू एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू जीरो। इसलिए बॉडी में किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं और बॉडी मूव नहीं कर रही, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर रुकी भी हुई है तब भी आपका फ्रिक्शनल फोर्स काम कर सकता है, अगर बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो नहीं है ना। अगर किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर आपका जीरो नहीं है, किसी बॉडी पर कोई फोर्स काम करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स उस फोर्स को कैंसिल करने की कोशिश करता है और एक लिमिट के अंदर इसे कैंसिल कर भी देता है। लेकिन अगर मैं इस फोर्स को बढ़ाते जाऊं तो ये देखिए, ये जो फोर्स है अपना स्टैटिक फ्रिक्शन, ये एडजस्टिंग है नेचर में, ये अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फोर्स। अब आपका एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए थोड़ा है, कम है, ये भी कम आएगा, इसे आप और बढ़ाओगे तो ये और बढ़ जाएगा, और बढ़ाओगे तो ये और बढ़ जाएगा, एक लिमिट तक ये बढ़ता रहेगा। और उसके बाद अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दिया तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। अगर उससे भी ज्यादा आप लगाते हो एक्सटर्नल फोर्स तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक काम करता है, जब तक कि बॉडी रुकी हुई है दूसरी बॉडी की सरफेस पे, लेकिन उस पे बाहर से कोई फोर्स काम करता है, मतलब वो कोशिश कर रही है चलने की पर चल ही नहीं है। कोशिश तो कर रही है चलने की, फोर्स लगाए तो कोशिश कर रही है पर चल नहीं पा रही है इस फ्रिक्शन की वजह से। समझ के बाद, जब भी कोई बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर चलने की कोशिश करती है लेकिन चलती नहीं है
तो जो उस पे फ्रिक्शन फोर्स काम करता है वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और अभी तक बॉडी रुकी हुई रहती है, इस पे कोई मोशन नहीं होता है ना, बॉडी किसमें, रेस्ट में है। तो इस फिगर को बना के आप ये बात समझ सकते हो जो मैंने आपको अभी समझा दी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। जैसे मैंने कहा कि जो अपना फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रहेगा जब तक कि बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो अब मैं बात कर लेता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अपने ये डेफिनेशन तो नोट कर ही ली होगी, तो अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर ली जाए। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। It is always equal. It is always equal to the applied force on a body in rest on the surface of another body. अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे रुकी हुई है तो जो बाहर से आप फोर्स लगाओगे उसी के बराबर आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको, है ना। ये मान लीजिए आपके पास इस तरह से यहाँ पर एक फोर्स F है, जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा स्मॉल f मान लेते हैं, तो स्मॉल f किसके बराबर होगा हमेशा, कैपिटल F के। ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल, जो आपने बाहर से लगाया है, ठीक है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या होती है भैया, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और उसके बाद वो बढ़ना बंद कर देता है, फिर वो नहीं बढ़ता। समझ गए बात आप। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, मान लीजिए एक बॉडी दूसरी सरफेस पे रुकी हुई है और बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी, ठीक है। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास इफ ए बॉडी इज रेस्ट ऑन इज एट रेस्ट on the surface of another body and there is no external force is applied on that body, then value of static friction will be 0. आपके पास मान लीजिए ये है एक बॉडी और इस पर अगर बाहर से कोई फोर्स न लगाए तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ये रुकी हुई है, रेस्ट में है बॉडी दूसरी सरफेस के ऊपर, इसका मास मान लीजिए m है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या आएगा, 0, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स इसमें लगा ही नहीं है। अगर यहां से बोलेंगे जो F एक्सटर्नल है वो क्या है, 0, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या आ जाएगा आपका, 0। स्टैटिक फ्रिक्शन तभी काम करता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रुकी हुई तो हो लेकिन उससे फोर्स काम कर रहा हो, है ना। तो जैसे ये बॉडी रुकी है पर यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है,
तो फोर्स लगाते ही बॉडी नहीं चलती क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उस फोर्स को कैंसिल कर देता है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो अपनी वैल्यू को बढ़ा नहीं सकता, और उससे भी ज्यादा अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर ही देगी। ठीक है भाई। चलिए तो अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड फ्रिक्शन की, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं भाई? लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या है। चलिए तो हम बात करते हैं किसकी? लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो मैंने कहा था स्टेटिंग फ्रिक्शन क्या है आपका? स्टेटिंग फ्रिक्शन जो है वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग है नेचर में, वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उसके बाद वो अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा सकता, और उसी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज द, चलिए भाई तो बात कर लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? अच्छा होता क्या है, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को इंक्रीज करता है ना। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी placed on the surface of another body increases। आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है एक ऐसी बॉडी पर जो दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है, अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम बढ़ाएं, किसी बॉडी जो कि दूसरी बॉडी के सरफेस पे रखी हुई है और उस बॉडी पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएं, देन स्टैटिक फ्रिक्शन also increases। ठीक है, बट आफ्टर ए लिमिट, ठीक है, आफ्टर लिमिट या फिर मैक्सिमम वैल्यू, इफ एक्सटर्नल फोर्स है ना, इफ एक्सटर्नल फोर्स exceeds this limits, then body starts to move, है ना। यानी एक लिमिट है, उसके बाद भी अगर आपने बढ़ा दिया एक्सटर्नल फोर्स को तो बॉडी स्टार्ट कर देगी मूव करना। तो अब क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू of static friction up to which a body is at rest on the surface of another body, surface of another body is called limiting friction। समझ आ गई बात? यानी जैसे जैसे हम बाहर वाले फोर्स को बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते हैं, आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी इंक्रीज करता है, पर एक लिमिट होती है, उसके बाद वो इंक्रीज करना बंद कर देता है, और उस लिमिट को भी क्रॉस करता है अगर एक्सटर्नल फोर्स, तो उस केस में बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। जहां तक बॉडी मूव नहीं कर रही होती है उस लिमिटिंग फ्रिक्शन को, उस स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी यहां पर बॉडी जस्ट चलने वाली होती है पर अभी चली नहीं होती है। ठीक है,
बॉडी अपने मोशन के पीक पर है लेकिन अभी चली नहीं है, बस हो ही जाएगा इसके बाद मोशन स्टार्ट। तो ये था आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या था भाई आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की। चलिए भाई, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की भी बात कर लेते हैं। लास्ट है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ये जो आपका फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता, इसकी वैल्यू एडजस्टिंग नहीं है, ये फिक्स है ना। फॉर टू बॉडीज, फॉर टू सरफेसेस इट इज फिक्स्ड। ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को हम बढ़ा नहीं सकते, ये फिक्स्ड रहती है। अगर बॉडीज वही है तो क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी इसकी वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं है, जबकि आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, कांस्टेंट होता है। ये बात भी आप लिख देंगे। नोट में, फॉर पेयर ऑफ टू बॉडीज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन remains constant या फिक्स्ड। ये चेंज नहीं होती, ये सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है कि वैल्यू बढ़ा से घटा सकती हो। लिमिटिंग वैल्यू की लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ये चेंज नहीं होती, वेरिएबल नहीं होती। जबकि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, वेरिएबल है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर में, वो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई, एक्सटर्नल फोर्स पे। तो लिख देंगे इट डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फोर्स। आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है, पर लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फ्रिक्शन हम लिख देंगे यहां पे, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये था आपका नोट। अब हम जो बात करने वाले हैं वो किसी करने वाले हैं भाई, अब हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन की, ठीक है। जब बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे मूव करना स्टार्ट कर देती है, तब जो फ्रिक्शन काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इट इज द फ्रिक्शन फोर्स which comes into play when a body moves on the over the surface of another body, over the surface of another body। क्लियर होगी बात। यहां पर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, तब जो फ्रिक्शन काम करेगा वो क्या होगा भाई आपका, वो हो जाएगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये थी बात टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। अब आपको एक बात ध्यान रखनी, नोट कर लें आप इस बात को, काइनेटिक फ्रिक्शन does not depend on the velocity of body। बॉडी तेज चल रही है धीमी चल रही है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हो गए भाई तीनों फ्रिक्शन। अब हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन की और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन की बात कर लें कि जो फ्रिक्शन का लॉ है वो क्या है, मतलब जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअल में है कितना, कैसे निकालेंगे फ्रिक्शन फोर्स को। भाई स्टैटिक फ्रिक्शन तो इजीली निकल आएगा,
स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है आपका, अप्लाइड फोर्स के बराबर है। पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है और लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इससे आप कैसे पता करोगे? ठीक है, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मान लीजिए एक सरफेस है और एक बॉडी यहां पे रखी हुई है जिसका मास m है। अब क्या है, ये सरफेस जो नीचे वाली सरफेस है, इस बॉडी पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाती है n। इस बॉडी का जो वेट है वो नीचे काम करता है mg। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? द magnitude of limiting friction is directly proportional to the normal reaction between the surface of contact। जो आपकी सरफेस, दो सरफेस जो कांटेक्ट में आ रही है उनके बीच नॉर्मल रिएक्शन कितना काम करती है, उस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आएगा। तो FL का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज। जब यहां से हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं म्यू एल। हियर म्यू एल आपका है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हो गई भाई बात? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को बोलते हैं हम लोग म्यू एल। तो अगर इस केस में देखा जाए, फॉर दिस केस जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। और यहां पर एन किसके बराबर है भाई, एन आपका है mg के बराबर। ये जो सिंबल है म्यू है, ये m नहीं है। इस तरह से बनता है जिसको बोलते हैं म्यू। इस सिंबल को पढ़ते हैं म्यू। ठीक है, इस तरह से बनता है। लैटिन लैंग्वेज का सिंबल है, लैटिन लैंग्वेज का ये सिंबल है, इसको म्यू पढ़ते हैं। स्मॉल m की तरह दिखता है पर ये स्मॉल m नहीं है। इस तरह से बनाएंगे, इसको ध्यान रहे, m ना बना दे इसको, क्योंकि यहां पर क्या आपका n इज इक्वल टू mg है। पर हर बार आपका जो n है वो mg के बराबर नहीं होता, तो हर बार लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका म्यू एल इंटू mg नहीं आएगा। ध्यान रखना, आपको अलग अलग केस में अलग अलग लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका आएगा। तो भैया ये हो गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के लिए लॉ। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन क्या होगी भाई इसकी। तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं एक बार। डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is along the surfaces in contact and opposite to the direction in which a body tends to move over the surface of other body। over the surface of other body। क्लियर हो गई भाई बात? तो मान लीजिए आपने जो अप्लाइड फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगाया है। जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो आपने मान लीजिए इस डायरेक्शन में लगाया है, तो बॉडी इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इस केस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो क्या था, म्यू एल इंटू एल एन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मल्टीप्लाई एन। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है, और एन किसके बराबर है, mg के।
तो इस केस में जो एफ एल आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, म्यू इंटू एम जी। क्लियर होगी बात। अब अगर अलग केसेस में देखें, दूसरे केस में देखें, एक और केस यहां पे लेते हैं और उसमें देखते हैं कितना फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आपके पास कोई रूल नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमेशा अप्लाइड जो फोर्स है उसी के बराबर होता है। जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला है, ये मान लीजिए आपके पास इंक्लाइन सरफेस है, यहां पर कोई बॉडी है, मास m, एंगल थीटा, तो इसका जो वेट है वो काम करेगा mg। एक कंपोनेंट आएगा इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, है ना, ये इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा आपका mg cos थीटा, और उसके पैरेलल जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा। हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो n आ जाएगी। अब बॉडी क्या है, रेस्ट में है ना। अब देखिए अगर बॉडी को देखें तो इस तरफ चलने की कोशिश कर रही है mg sin थीटा फोर्स की वजह से, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो आएगा अपोजिट डायरेक्शन में Fl। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरफ आएगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में, ये Fl आ जाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो यहां पर होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो यहां पर होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू एल इंटू एन। भाई किसके बराबर होगा, म्यू एल इंटू एन। अब म्यू एल तो म्यू एल रहेगा, यहां पर देखें अगर हम एन, तो एन किसके बराबर आ रहा है यहां पर, एम जी कॉस थीटा। तो म्यू एल इंटू एम इंटू जी कॉस थीटा आ जाएगा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपकी मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। अगर इसी केस में हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स यानी mg sin थीटा के बराबर। अगर बॉडी सिर्फ रुकी हुई है ना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं है, तो अगर इसी केस में हमसे पूछता बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका होता mg sin थीटा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है आपके पास, म्यू एल mg sin थीटा। तो इस केस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन ये रहा और लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका आपके सामने है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की। किसकी, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में अगर हम ध्यान से देखें, तो उसमें भी भाई आपके पास यही सब कुछ रहेगा जो मैंने अभी बताया आपको। वो भी क्या है, नॉर्मल रिएक्शन पे ही डिपेंड करेगा, है ना। पर वहां पर जो आपके पास कांस्टेंट आएगा ना, वो आएगा म्यू के, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ये भी मैं भी आपको बताऊंगा, सारी बातें छोटी मोटी हैं जो फ्रिक्शन के बारे में। फिर इसके हम न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है भाई। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है Fk से लिखते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज। यहां पर जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास कोफिशिएंट म्यू के। म्यू के को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सरफेसेस ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में, उनके बीच जो नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी वो। तो यहां पर आता है आपके पास म्यू के, है ना। यहां पर क्या आएगा भाई आपके पास, म्यू के। अगर इस केस में देखें तो इसका मास मान लीजिए mg है, तो वेट काम करेगा, सॉरी इसका मास अगर m है तो वेट काम करेगा mg,
और एक नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएगी n, और बॉडी मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव करती है v स्पीड से, तो आपका जो फ्रिक्शन आएगा पीछे की ओर आएगा, यहाँ पर मूव करेगी बॉडी, आपकी बॉडी मूव कर रही होगी, तो यहाँ पर जो फोर्स पीछे की तरफ आएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, वो आएगा आपका Fk, जो इसके बराबर होगा। तो अगर इस केस में देखें तो Fk किसके बराबर हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, यहां पर n किसके बराबर है, mg के, तो म्यू के इंटू mg आ जाएगा आपके पास, ये आ गया फ्रिक्शन। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ Fk इज opposite to the direction of motion of a body over the surface of another body. तो ये थी भाई बात जो मैंने आपको बता दी और समझा दी, ठीक है। ये आपके लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, इस तरह से आपको पूरी बात समझनी है। अब एक छोटी सी बात है, उसे और आप ध्यान से सुन लेंगे। जो म्यू के होता है बेटा आपका, वो हमेशा कम होता है किससे, म्यू के जो होता है वो हमेशा कम होता है म्यू एल से। स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज्यादा फोर्स, जो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तीनों फ्रिक्शन में, स्टैटिक और काइनेटिक और लिमिटिंग, तीनों में सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लिमिटिंग है। स्टैटिक छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है, किससे, काइनेटिक से। बड़ा नहीं, बराबर, ठीक है। mu k is always less than mu l, ये नोट है। It means the value of kinetic friction is slightly less than the लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई ऐसा होता क्यों है वो भी समझना है हमें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी जब रेस्ट में होती है तो जब वो मोशन में लाई जाती है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसके मोशन में आने का अपोज करता है, और एक बार जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो उसको मोशन में बनाए रखना आसान है। जब बॉडी रुकी है तो उसको मोशन में लाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बॉडी अगर एक बार मोशन में आ गई तो मोशन को मेंटेन करना उतना टफ नहीं है। तो किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना ज्यादा डिफिकल्ट है इन द कंपैरिजन ऑफ मेंटेन द मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसके मोशन को मेंटेन करना थोड़ा आसान है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर थोड़ा कम लगता है। इसका मतलब जो अपोजिंग नेचर वो थोड़ा कम इसीलिए आसान होता है बॉडी के। बॉडी अगर ऑलरेडी मोशन में और उसके मोशन को मेंटेन करना है थोड़ा आसान काम है, अगर किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाते हैं उसके कंपैरिजन में। तो मैं यहाँ पर रीजन लिख रहा हूँ, इसके अलावा एक और रीजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसका। अब ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज वंस the motion starts, actually the inertia of rest overcome, the inertia of rest has been overcome। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या भाई, ओवरकम हो जाती है, इसलिए बॉडी को रेस्ट से मोशन लाना क्या होता है थोड़ा टफ होता है। एक बार वो मोशन में आ गई तो उसके मोशन को मेंटेन करना क्या होता है थोड़ा सा आसान होता है। एंड वन मोर रीजन
behind it is that when motion of a body over the surface on another body starts, then there is a little time to make chemical bonding between the points of contact, between the points of contact. Hence chemical bonding is weak in case of काइनेटिक फ्रिक्शन। हम जानते हैं भाई जो केमिकल बॉन्डिंग है वही रीजन है फ्रिक्शन का। अब जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है दूसरी बॉडी की सरफेस पे तो जो टाइम मिलता है केमिकल बॉन्डिंग का वो थोड़ा कम मिलता है। अगर ये बॉडी रखी है तो बहुत सारा टाइम है तो केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है जहां पर टच कर रही होती है एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर। ठीक है, अगर एक बॉडी दूसरी सरफेस पे रुकी हुई है तो उस केस में जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए टाइम होता है वो पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है और उस केस में केमिकल बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो इस बॉडी को चलाने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई इसलिए फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा आता है। लेकिन अगर एक बार बॉडी चलना स्टार्ट कर दे तो जो केमिकल बॉन्डिंग बन रही है बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट उनको बनने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है क्योंकि बॉडी मोशन में है और जब टाइम कम मिलेगा तो केमिकल बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती, थोड़ी सी वीक रह जाती है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम रह जाता है। इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। तो अगर हम ग्राफ खींचें, ठीक है, अगर हम ग्राफ खींचते हैं एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच एक बॉडी पर जो कि किसी सरफेस पे रुकी हुई है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। मैं ग्राफ भी खींच के बताता हूं, बस इस आज के वीडियो लेक्चर की वहीं पर हम समाप्ति कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे अगले टॉपिक, काफी बड़ा हो रहा है वीडियो लेक्चर। तो ग्राफ बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है भाई। देखिए ग्राफ खींचते हैं तो इधर आप लगा रहे हो एक्सटर्नल, इस एक्सिस पर आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स को देख रहे हो, ठीक है, जबकि दूसरी एक्सिस पर आप क्या देख रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स को देख रहे हो। अब ये जो रियल में है लग कहां रहे हैं, वो एक बॉडी पे लग रहे हैं। मान लीजिए ये सरफेस है और इस पर एक बॉडी रखी है, यहां पर आप लगाते हो बाहर से F, तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो ये रहेगा। तो स्टार्टिंग में जब आपका फोर्स 0 होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता है भाई, 0। जैसे जैसे आप इस फोर्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका ये फोर्स भी बढ़ता है। कौन सा, एक्जैक्टली बराबर रहते हैं दोनों, बिल्कुल बराबर। तो आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओगे आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक्जैक्टली बराबर आएगा, 45 डिग्री एंगल बनेगा। 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, इस तरह से। इसके बाद क्या होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू रहेगी एक्सटर्नल फोर्स की और उसके बाद बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। इसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, हल्का सा फ्रिक्शन कम हो जाएगा और उसके बाद कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट, ऐसा स्लाइटली कम हो जाता है हमेशा, ठीक है। एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद स्लाइटली कम हो जाएगा और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट वाले को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब अगर
इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद अगर आप फोर्स बढ़ाते भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका फ्रिक्शन फिक्स हो जाएगा। इस मैक्सिमम वैल्यू जहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है आपको, और इसके नीचे कौन सा है, स्टैटिक है। ठीक है भाई, उसके नीचे क्या है आपका, स्टैटिक है। तो ये होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जो यहां पर दिखेगा आपके सामने इस जगह पर, ये आपका एफ एल है। ये क्या हो गया, एफ एल। और ये जो है काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो मैक्सिमम दिख रहा है वो एफ एल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उसके नीचे जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है। किसी भी पॉइंट पर देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई, वेरिएबल। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड है, और काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है। काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये जो लाइन है ये काइनेटिक के लिए, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो लिमिटिंग फ्रिक्शन, बाकी सारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता है। अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बाद स्लाइटली कम हो जाता है फ्रिक्शन, वही मैंने आपको रीजन बताया था अभी। तो लिमिटिंग से थोड़ा सा कम आता है काइनेटिक, पीछे मैंने आपको इसका जो रीजन था वो बता दिया था, स्टेटमेंट लिख दी थी। तो ये ग्राफ आपका बनेगा बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, ऑन ए बॉडी विच इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो ये सारी बातें थी फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स पे न्यूमेरिकल्स की। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।